बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम सेड्रा 6th एडिशन बुक से एग्जाम्पल 6.11 सॉल्व करेंगे, जिसके लिए एक स्टूडेंट ने फरमाइश की है। और इसी क्वेश्चन में एक्चुअली एग्जाम्पल 6.10 भी इंक्लूडेड है, तो हम उसको भी सॉल्व कर लेंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन है 611, जिसमें ये दो ट्रांजिस्टर दिए हुए हैं और इसमें ये कह रहा है डिटरमिन द वोल्टेज एट ऑल नोड्स एंड द करंट थ्रू ऑल ब्रांचेस। तो ये तमाम नोड्स पे वोल्टेजेस हमने पता करना है और करंट जो ब्रांचेस में है वो पता करना है। लेकिन 610 क्या कह रहा था? 610 में भी वही रिक्वायरमेंट है, वोल्टेज ऑल नोड्स और करंट थ्रू ऑल ब्रांचेस, लेकिन उसमें सिर्फ ये सर्किट गिवन है। तो 611 में उन्होंने ये किया है कि जो 610 का रिजल्ट है उसको यहाँ पर रिप्रोड्यूस कर दिया, लेकिन हमें तो इस पूरे को ही सॉल्व करना पड़ेगा। और जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ मैंने यहाँ पे मार्क किया, जैसे VB1 हमें चाहिए, IB1 चाहिए, VC1 चाहिए, VE1 चाहिए। तो ये करंट सारे जो हैं वो, और इसी तरह ये तमाम वोल्टेजेस ये मालूम कर रहे हैं। तो पहले एग्जांपल हम 6.1 को सॉल्व करेंगे, उसका रिजल्ट को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो इसको हम थेवेनिन सर्किट से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस पोर्शन को यहाँ पे हम वोल्टेज मालूम कर लेंगे, इक्विवेलेंट वोल्टेज और इक्विवेलेंट रेजिस्टर। तो इक्विवेलेंट वोल्टेज इस पॉइंट पे हम मालूम करेंगे, वो बाय वोल्टेज डिवीजन रूल कर सकते हैं। टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय जिसके क्रॉस हमने मालूम करना है। तो 15 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो 5 वोल्ट। तो ये हमारा VB जो है वो 5 वोल्ट आ गया। अब RB या R थेवेनिन मालूम करने के लिए आपको पता है कि हम वोल्टेज सोर्स को जीरो कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने वोल्टेज सोर्स को जीरो कर दिया। अब ये दोनों एक्चुअली ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, तो कुछ इस तरह से ये हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, यानी ये दोनों पैरेलल में है। तो इन दोनों को पैरेलल में हम सॉल्व करके तो हमारा R थेवेनिन आ गया 33.3 K। तो अब इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, ये लेफ्ट मोस्ट की जगह पे हमारे ये थेवेनिन सर्किट आ गया, और उसके बाद ये ट्रांजिस्टर वाला ब्रांच जो है वो आ गया। अब यहाँ से हम KVL इक्वेशन लिख के तो हम स्टार्ट करेंगे अपना सॉल्विंग। तो हम यहाँ से चल रहे हैं माइनस VB, उसके बाद IB RB आ गया, उसके बाद आ गया ये VBE बेस एमिटर वोल्टेज, और उसके बाद IE RE। तो ये इक्वेशन हमने लिख लिया। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे, इस तरह से हमने कर लिया। अब यहाँ पे IE है और IB है, तो IB को हम ख़त्म कर सकते हैं बशर्ते कि हमारे ये ट्रांजिस्टर जो है वो एक्टिव मोड में है। तो हम इसको अभी फर्ज कर लेते हैं कि ये एक्टिव मोड में है। आगे हम इसको प्रूव करेंगे कि वाकई ये एक्टिव मोड में है। जब हमने फर्ज कर लिया तो हम ये इक्वेशन इसमें लागू कर सकते हैं कि बीटा 1+1 IB बराबर है IE के, यानी IB इज इक्वल टू IE डिवाइडेड बाई बीटा प्लस 1। अब इसको यहाँ पे IB को रिप्लेस कर देंगे इस वैल्यू से। तो ये हमने कर दिया, और इसको रीअरेंज करके तो IB इस फॉर्म में आ गया। अब इन तमाम चीज़ों की वैल्यू हमें पता है, तो हम वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ से। बीटा क्वेश्चन में गिवन है कि 100 है, 6.10 में गिवन था। तो अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, और ये हमारा करंट आ गया IE 1.29 मिली एम्पियर। तो ये IE करंट हम यहाँ पे हम लिख लेंगे 1.29 मिली एम्पियर। अच्छा, IE आ गया। अब यहाँ से हम IB निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो इस फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया, और बीटा जैसे बनता है 100 है प्लस 1, तो 101 हो गया। तो ये 0.0128 मिली एम्पियर है, या इसको मुख्तसर करके हम 0.013 लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ गया अब बेस करंट। अब हम आगे चलते हैं। बेस वोल्टेज जो है VB जो यहाँ पे है वोल्टेज,
वो हम इस तरह से भी मालूम कर सकते हैं। अच्छा, इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, हम आगे देखेंगे कि ये 0.07 यहाँ पे ये जो वोल्टेज हम इसको मालूम कर रहे हैं, 0.07 प्लस IERE से हम इसको निकाल सकते हैं, ये 4.57 वोल्ट हो गया। अच्छा, तो अब VB हमने यहाँ से VBE प्लस IERE से कैलकुलेट कर लिया, 4.57 ये हो गया, 0.7 और ये 129 मल्टीप्लाइड बाई 3K, तो ये अब हमारा आ गया जी VB 4.57। उसके बाद हम VE निकालेंगे, जो ये वोल्टेज है VE, वो सिंपल है, IERE यहाँ से निकाल सकते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करके 3.87 वोल्ट आ गया, तो इसको हमने लिख लिया। नेक्स्ट आ गया जी IC, जो कलेक्टर करंट है इसमें। अब ये चूंकि एक्टिव मोड में है तो इसलिए कलेक्टर करंट को हम अल्फा इंटू IE लिख सकते हैं, और अल्फा को हम बीटा से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से अल्फा हो गया 0.99, 0.99 और IE हमने निकाला है 1.29, तो ये हो गया 1.28 मिली एम्पियर, हमने यहाँ लिख लिया 1.28 मिली एम्पियर। तो कलेक्टर करंट हो गया। अब हमें कलेक्टर वोल्टेज चाहिए, जो यहाँ पे VC, 15 माइनस जो इसके अंदर ड्रॉप है वो करेंगे तो VC आ जाएगा, तो वो हमारा आ गया 8.6। ICRC हमने कर लिया, तो 8.6 वोल्ट यहाँ पे आ गया VC। अच्छा, उसके बाद अब ये दोनों करंट से इसमें से मालूम करना है, ये तो हम आसानी से निकाल लेंगे कि 4.57 डिवाइडेड बाय ये जो रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से ये 0.091 मिली एम्पेयर या 0.09 मिली एम्पेयर हम लिख सकते हैं, तो ये करंट आ गया। उसके बाद अब ये ऊपर वाला जो करंट है वो एक्चुअली मजमुआ है इन दोनों के, दरवाजों में काम करना है। तो अब ये इन दोनों का मजमुआ है एक्चुअली ये करंट। इसमें से देखिए दिस प्लस दिस, तो अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं IRB1, तो ये हो गया 0.103, तो ये हमने लिख लिया इसको। तो अब ये तमाम चीज़ें इसकी मुकम्मल हो गई, जो क्वेश्चन नंबर 610 है उसकी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 611 पे। तो बेसिकली ये सर्किट है 611 का, जिसमें इस पोर्शन के तो हमने तमाम चीज़ें ये यहाँ निकाल चुके हैं। अब let's assume that Q1 is still hold in active mode, तो ये हमने पहले भी इसको फर्ज किया था कि एक्टिव मोड में है, अभी भी हम करेंगे जब एक्टिव मोड में है तो ये तमाम चीज़ें इसके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। यानी VB1 जो यहाँ पे है, जो हमारा 4.57 है, उसको अब VB1 कह रहे हैं हम। इसी तरह इनको IE1 कह रहे हैं, इस करंट को, जो ये करंट है, तो ये तमाम हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। तो अब ये देखिए, ये अप्लाई हो गया जो फर्स्ट सर्किट पे तमाम चीज़ें। अब इससे हम आगे चलेंगे। अब आगे हम देखते हैं कि अभी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बाकी हैं जो हमने कैलकुलेट करना है। हाउएवर द कलेक्टर, अच्छा, जब इसको हमने जब इसके साथ कनेक्ट कर दिया तो इसका क्या असर होगा, वो यही बता रहा है कि द कलेक्टर वोल्टेज विल बी डिफरेंट देन द प्रीवियसली कैलकुलेटेड। पहले हमने 8.6 यूज़ किया था, अब इसके वजह से, बिकॉज इसका असर इस कलेक्टर पे पड़ेगा, तो कलेक्टर वोल्टेज में फ़र्क आनी चाहिए। सिंस पार्ट ऑफ द कलेक्टर करंट IC1 विल फ्लो इनटू द बेस ऑफ Q2, तो जो कलेक्टर करंट है उसमें से, इसमें से वो करंट फ्लो करेगी, तो उसकी वजह से फ़र्क पड़ेगा। याद रहे कि ये ट्रांजिस्टर अब PNP है, ये NPN ट्रांजिस्टर था और ये PNP है, तो इसको भी ध्यान में रखना। अच्छा, as a first approximation we may assume that IB2 is much smaller than IC1, तो ये एक अप्रोक्सीमेशन हम ले रहे हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन। अक्सर डिज़ाइन में हम जो है वो अस्यूम कर लेते हैं, तो अस्यूम हम ये कह रहे हैं कि जो ये करंट है वो बहुत ही स्मॉल है,
देन IC1 जो इस करंट से, तो इसको हम नेगलेक्ट कर रहे हैं फिलहाल। तो अब इसको नेगलेक्ट करने से क्या होगा, दैट वी मे अस्यूम दैट द करंट थ्रू RC1, यानी ये करंट इज इक्वल टू IC1 जो पहले हमने कैलकुलेट किया था 1.28, वही करंट अभी भी मौजूद है, बिकॉज इसको हम कह रहे हैं कि इसमें जो करंट है वो ज़ीरो है। इसकी जो करंट इसमें जाने थे जिस करंट ने, वो हम उसको अस्यूम करेंगे वेरी नेग्लिजिबल या ज़ीरो। अब इस असम्पशंस के साथ हम पहले ये पैरामीटर्स निकाल लेते हैं। तो VC1 कितना हो जाएगा, ये VC1 यहाँ पे 15 माइनस 128 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 8.6, यानी वही जो हमने पहले कैलकुलेट किया था वही बरकरार रहेगा, बिकॉज करंट इसमें से गुजर नहीं रही है। अच्छा, thus Q1 इज इन एक्टिव मोड। अब as has been assumed, अब हम ये कह रहे हैं कि अब ये 8.6 वोल्ट अगर कंफर्म हो गया तो Q1 जो है वो एक्टिव मोड में है, क्योंकि आपने ये अगर पढ़ा हो, याद हो आपको, NPN ट्रांजिस्टर के ये हायर होता है देन द बेस, और तो इसलिए ये जो है ना, ये रिवर्स बायस होगा और ये फॉरवर्ड बायस होगा, ये ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर जो है Q1 इज कंडक्टिंग, या इन एक्टिव मोड इट इज कंडक्टिंग। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं as far as Q2 concerned। अब Q2 के क्या स्टेटस है, we note that its emitter is connected to 15 वोल्ट through R2। अब Q2 की जो एमीटर है वो 15 वोल्ट पे कनेक्टेड है R2 के थ्रू, और it is therefore safe to assume that the emitter base junction of Q2 will be forward bias। तो एमीटर बेस, अभी एमीटर 15 वोल्ट पे है और बेस 8.6 पे है, तो ये फॉरवर्ड बायस होगा। और याद रहे कि ये PNP ट्रांजिस्टर में फॉरवर्ड बायस के लिए एमीटर को हायर पोटेंशियल पे होना होता है और बेस को लोअर पोटेंशियल पे। देखिए प्लस यहाँ पे है और ये माइनस है, तो वही कंडीशन यहाँ पे भी है, तो इसलिए इसको हम कह रहे हैं कि ये जंक्शन ऑफ फॉरवर्ड बायस है। अच्छा, जब ये फॉरवर्ड बायस है, दैट द एमीटर ऑफ Q2 विल बी एट ए वोल्टेज VE2 गिवन बाय VE2 इज VC1 प्लस VEB। अब यहाँ पे देखिए, अब VE2 यानी ये वोल्टेज जो है वो किसके बराबर होगा, वो होगा यहाँ पे जो वोल्टेज है और जो यहाँ पे ड्रॉप है, ये ड्रॉप। तो अब जैसे हम इसमें कहते थे NPN में बेस एमीटर 0.7 वोल्ट, PNP में उसी तरह बेस एमीटर यहाँ पे भी 0.7 वोल्ट होगा। तो 0.7 वोल्ट ये हो गया और 8.6, इसका मतलब VE2 यानी ये वोल्टेज जो है वो 9.3 वोल्ट होगा। तो 9.3 वोल्ट हमने लिख लिया। उसके बाद द एमीटर करंट ऑफ Q2। अब एमीटर करंट इसका हमने पता करना है, वो क्या होगा, 15 सॉरी एमीटर करंट, ये करंट है, दिस इज एमीटर, NP है तो बार बार उल्टा हो रहा है, यहाँ एमीटर ऊपर की तरफ। ओके, तो 15 माइनस VE2 जो है 9.3 हमने निकाला था, डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा आ गया 2.85 मिली एम्पेयर, यानी ये करंट हमारा 2.85 मिली एम्पेयर आ गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी। VC, सिंस द कलेक्टर Q2, यह है कलेक्टर ऑफ Q2, यहाँ पे है, सिंस द कलेक्टर ऑफ Q2 इज रिटर्न टू ग्राउंड via RC2, it is possible that Q2 is operating in active mode। तो ये अब कैसे पॉसिबल है, यहाँ से अब हम फिर देख लेते हैं। ये तो फॉरवर्ड बायस था ही, अब इसकी क्या कंडीशन, यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ये जो कलेक्टर है वो लोअर पोटेंशियल पे होना चाहिए। तो अब यहाँ पे भी कलेक्टर ग्राउंड के साथ है, 8.6 है, ग्राउंड के साथ है। तो इस फिगर को अगर आप देखें तो इसके मुताबिक ये तमाम कंडीशंस पूरी है रही है। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है, फिर ये इससे लोअर पोटेंशियल पे है, तो इसका मतलब है ये ट्रांजिस्टर Q2 जो है वो
एक्टिव मोड में है। तो इसको हम अभी एक्टिव मोड में हम इसको अस्यूम कर सकते हैं सेफली। अब जब एक्टिव मोड में हो तो जैसे हमने पहले इस केस में डिस्कस किया था कि जो करंट रिलेशंस हैं वो इसमें वैलिड होंगे, यानी IC2 को हम लिख सकते हैं अल्फा टू IE2, और अल्फा टू वही फार्मूला है 0.99 आ जाएगा, और IE2 हमने अभी निकाला है यहाँ से 2.85 मिली एम्पेयर, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.82 मिली एम्पेयर आ जाएगा जी IC2। तो ये 2.82 मिली एम्पेयर आ गया। अब आ जाते हैं हम कलेक्टर वोल्टेज के लिए। कलेक्टर वोल्टेज ये VC2 क्या होगा, IC2 RC2, तो यानी ये इसको मल्टीप्लाई करके तो आ जाएगा 7.62 वोल्ट, 7.62 वोल्ट। तो अब इसके तमाम पैरामीटर्स हो गए सवाए IB2 को, जो हमने अभी अस्यूम किया था कि ये नेग्लिजिबल है, अब उसको भी हमने कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, पहले हम कंफर्म कर लेते हैं कि बाकी ट्रांजिस्टर जो है वो एक्टिव मोड में। तो वो कैसे है कि 7.62 VC2 है विच इज लोअर देन VB2, तो ये VB2 से लोअर है बाई 0.98, और वो 0.98 कैसे हुआ कि ये 7.62 है और ये 8.6 है, तो इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0.98 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब है कि ये वाकई कंडक्टिंग है, यही कंडीशन अब कंफर्म हो गया। तो देयरफॉर Q2 इज इन एक्टिव मोड कंफर्म्ड। अभी जब कंफर्म हो गया तो अब आते हैं हम हमारा जो फाइनल रिजल्ट है उस पे, कि हमने ये जो कैलकुलेट किया था अभी तक ये कैलकुलेट कर लिया था। अब इसमें हम इट इज इम्पॉर्टेंट एट दिस स्टेज टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ एरर किस वजह से होगा कि एक्चुअल करंट इसमें से तो फ्लो कर रही है, लेकिन हमने इसको कहा कि ये जीरो है, तो इसका फर्क अब हम देखते हैं। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में क्या था, वी मे अस्यूम दैट IB1 is much smaller than IB2 is much smaller than IC1, ये हमने फर्ज कर लिया था। लेकिन अब हम देखते हैं एक्चुअल करंट क्या है। द एक्चुअल वैल्यू ऑफ IB2 with the first approximation is IE2 हमने निकाल लिया यहाँ से IE2, और इसको अगर हम डिवाइड कर दें बीटा प्लस 1 से तो हमें IB2 आ जाएगा। तो ये 0.028 मिली एम्पेयर आ गया, जिसको कि हमने नेग्लेक्ट किया था। तो ये आ गया हमारा 0.02 मिली एम्पेयर। अब इसके वजह से जाहिर है इसमें एरर आएगा, क्योंकि हमने तो जीरो फर्ज किया था। तो अब अगर आप चाहें, इफ डिजायर्ड वी कैन ऑब्टेन अ मोर एक्यूरेट रिजल्ट बाय इटरेटिंग वन और मोर टाइम एंड अस्यूमिंग IB2 be 0। तो एक्चुअल आंसर तो आपको यहाँ तक आप अगर रुक जाए तो तब भी ठीक है, लेकिन अगर आप ज़्यादा एक्यूरेसी पे जाना चाह रहे हैं तो अब इस वैल्यू को यूज़ करके हमने दोबारा कैलकुलेट करना है ये चीज़ें। तो आइए देखते हैं द न्यू फीचर अब क्या होगा विद IB2। जो ये IB2 है इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि करंट इन RC1, अब इसमें से करंट जो है ये बजाय 128 के अब ये कम हो जाएगा, बिकॉज इसकी करंट इसमें से भी गुजर रही है। तो IC1 माइनस IB2 जो है वो हमारा करंट RC1 ये हो जाएगा यहाँ पे। तो IC1 जो आप हम इसको भी कह सकते हैं, पहले तो ये दोनों सेम थे, लेकिन अब क्या होगा कि ये चूंकि करंट डिवाइड हो रही है यहाँ से और यहाँ से, तो इस वजह से अब RC1 में करंट जो है वो उसका मिकदार कम हो जाएगा। और ये 128 यहाँ है, और इसमें से अब माइनस कर रहे हैं IB2 जो 0.02, तो ये हो गया 1.252। एक्चुअली आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि दिस करंट प्लस दिस करंट इज इक्वल टू IC1, यानी RC1 करंट प्लस IB2 करंट बराबर है IC1। तो इस तरह से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बहरहाल अब ये करंट हो गया जी 1.252।
तो ये हमने इसको न्यू करंट लिख दिया। अब इस करंट की वजह से अब बाकी चीज़ों में भी तब्दील हो जाएंगे। VC1 जो यहाँ पे 8.6 था, अब इसकी वजह से क्या होगा कि 15 माइनस ये ड्रॉप विद दिस न्यू करंट, तो 8.74 हो जाएगा यहाँ पे 8.74। अब 8.74 जब यहाँ पे आ गया तो अब आगे हम VE2 को देख लेते हैं। तो अब VE2 हमने कैलकुलेट कर लिया जी, 8.74 और 7। अब ये देखिए ये VE2 है। अब यहाँ पे 8.74 हो गया, ये तो 0.7 उसी तरह है, तो इनको जब हम ऐड कर देंगे तो ये 9.44 हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 9.3, तो ये 9.44 हो गया। अब आ जाते हैं हम IE2 पे। IE2 क्या होगा, ये 15 माइनस ये वोल्टेज ड्रॉप डिवाइडेड बाय R2, तो ये हो गया 2.78, तो 2.85 की जगह पे ये 2.78 हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं IC2 पे। IC2 भी इसी तरह, अब ये हमें 0.99 इंटू 2.78, यानी ये रिलेशन जो है हम इसको यूज़ कर रहे हैं अल्फ़ा इंटू IE। अल्फ़ा इंटू IE से IC2 हो गया 2.75 मिली एम्पेयर इंस्टेड ऑफ 2.85, तो ये 2.75 मिली एम्पेयर आ गया। और क्या रह गया, VC2 रह गया। VC2 हो गया 2.75 इंटू, अब ये करंट हमारे पास आ गया, इसको हम रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके 7.43 आ गया इंस्टेड ऑफ 7.62, तो 7.43 आ गया। और उसके बाद हम इस करंट को हमने 0.028 कैलकुलेट किया था पहले, जब इसको हमने अस्यूम किया था। अब इस सर्किट में क्या होगा कि इट इज 2.78 डिवाइडेड बाय बीटा, यानी 2.78 हमारा जो है वो IC है और IB होता है बीटा प्लस 1 से डिवाइड करके, तो बीटा प्लस 1 से हमने इसको डिवाइड किया, तो ये 0.0275 मिली एम्पेयर आ गया यहाँ पे। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया जी। आप अगर मज़ीद इसको चाहें कि मज़ीद एक्यूरेसी करना है तो फिर आपको यही प्रोसेस को रिपीट करना होगा विद दिस करंट। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। मुश्किल ज़रूर है, लेकिन तहम्मुल से अगर आप सुनेंगे तो ये आसानी से इसको सॉल्व कर सकेंगे। शुक्रिया। ओके, हाँ, एक चीज़ सिर्फ मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो बुक में आंसर दिया वो ये है, और जो हमने कैलकुलेट किया वो आंसर ये है। हाँ, तो ये हमारा फाइनल सर्किट